पास हरियाणा के गुरुग्राम में सरकार की ओर से रोक के बावजूद लोग खुले में नमाज पढ़ने के लिए जुट गए, जिसका विरोध करने के लिए कुछ लोग जमा हो गए और नमाज पढ़ रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को धमकाने लगे और उनसे भारत माता की जय के नारे लगाने की अपील करने लगे। यहाँ तक कि नमाज पढ़ने के लिए जुटे लोगों को पाकिस्तानी तक कहा गया। हालांकि ये आक्रामक रवैया एक तरफा ही दिखा। नमाज के लिए जुटे लोगों को धमकाने वालों ने दो टूक धमकी दी कि नारे तो लगाने ही होंगे। ये विवाद तब तक चलता रहा जब तक लोगों ने वो सभी नारे नहीं लगाए जो उनसे लगाने को कहा गया। हालांकि मन मुताबिक नारे लगवाने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए। कोई नहीं बोल भाई, इस देश के लिए हो गया। जिस जगह ये घटना हुई वो उन 37 जगहों में है जहां खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत को पिछले हफ्ते सरकार ने रद्द कर दिया था, लेकिन जानकारी न होने के कारण लोग नमाज पढ़ने के लिए हर हफ्ते की तरह पहुंच गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के बाद कई जगहों पर शिवपाल यादव की पार्टी में जश्न मनाया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें राज्य के मैनपुरी जिले से भी सामने आई, जहां एक दिन पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की पार्टी के बीच हुए गठबंधन के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मैनपुरी में पार्टी के एक दफ्तर के बाहर जुटे कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और ढोल बजाकर डांस भी किया। जश्न के दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे भी लगाए। इस गठबंधन के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने चुनाव में जीत का दावा भी कर दिया। जो उल्टी सीधी बातें पढ़ा के जो वोट ले लिए थे वो समय चला गया है। 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। एक दिन पहले अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान किया था। उसी के बाद से शिवपाल यादव की पार्टी से जुड़े लोग जश्न में डूब गए। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को आखिरी सलामी देने के लिए भोपाल की सड़कों पर लोगों का जमावड़ा लग गया। सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर उड़ा रहे वरुण सिंह ने हादसे में घायल होने के बाद 2 दिन पहले अस्पताल में आखिरी सांसें ली। जिनकी अंतिम यात्रा जब भोपाल के मिलिट्री अस्पताल से शुरू हुई तो बैरागढ़ विश्राम घाट तक सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए, जिन्होंने वरुण सिंह के पार्थिव शरीर पर लगातार फूलों की बारिश की। भोपाल अरुण सिंह को अंतिम सलाम कर रहा है, उनकी वीरता को प्रणाम कर रहा है। फूलों से सजे सेना के ट्रक में वरुण सिंह के आखिरी सफर में देश हित के नारे भी बराबर लगते रहे। वरुण सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोगों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। करीब 1 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उनका पार्थिव शरीर बैरागढ़ विश्राम घाट पहुंचा, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी। शहीद वरुण सिंह का अंतिम संस्कार करने से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके बेटे और उनके भाई ने उन्हें मुखाग्नि दी। उस वक्त भी वहां देश हित के नारे लगते रहे। इससे पहले वरुण सिंह को शिवराज सिंह, सेना के अधिकारियों और उनके परिवार वालों ने श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वरुण सिंह के बेटे और परिवार के दूसरे सदस्यों से बातचीत भी की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद वाराणसी में प्रसाद पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 7 लाख घरों में काशी विश्वनाथ का प्रसाद बांटने की तैयारी की और पार्टी के कार्यकर्ता हर हर महादेव का नारा लगाते हुए घर घर पहुंचे। उन्होंने लोगों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ी किताब बांटी, लेकिन विरोधियों को बीजेपी की इस कोशिश में सियासत नजर आई। तो जो ये प्रसाद बांट रहे हैं, जिसमें ये दुपट्टा लिए हुए हैं, जिसमें एक कमल का फूल बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार का प्रोग्राम है तो सरकार का प्रोग्राम है। विपक्ष ने भले ही सवाल उठाए, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर प्रसाद बांटना जारी रखा। बीजेपी के कार्यकर्ता इन आरोपों से कतई घबराए नहीं हैं और पूरे गर्व के साथ कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ का प्रसाद भले ही न्यास का है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता ही इसे बनारस की गलियों में लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। यही नहीं, वो विरोधियों के आरोपों से भी बेफिक्र नजर आए। सरकार का काम है काम करना, विपक्ष का काम है कहना, तो हम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। बीजेपी का टारगेट है कि 7 लाख घरों में 16 लाख लड्डुओं का प्रसाद बांटा जाए। यूपी के रायबरेली पहुंचे अखिलेश यादव ने गंगा एक्सप्रेसवे के बहाने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने यह हमला पीएम के गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने से ठीक 1 दिन पहले किया। अखिलेश यादव 2 दिन के लिए रायबरेली पहुंचे,
जहां अपने विजय रथ पर सवार होने से पहले उन्होंने हनुमान मंदिर में दर्शन किए। वो जैसे ही मंदिर के बाहर आए, समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। मंदिर से निकलकर अखिलेश ने जब घंटी बजाई, उस दौरान भी वहां खूब शोर सुनाई दिया, जिसके बाद वो विजय रथ में बैठकर रायबरेली की अलग अलग विधानसभाओं के दौरे पर निकल पड़े। इसी दौरान जब अखिलेश से गंगा एक्सप्रेस के शिलान्यास से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर दूसरी पार्टियों के काम का क्रेडिट लेने का आरोप लगा दिया। इस समाजवादी पार्टी के शिलान्यास करते करते, समाजवादी पार्टी के उद्घाटन करते करते अब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के भी पुराने काम उठा करके उनका शिलान्यास कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के बयान की वजह चुनाव में हार का डर माना। आज जिनका लोकार्पण हो रहा है या शिलान्यास हो रहा है, उसका क्रेडिट लेने के लिए तरह तरह के अफवाहें और झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री शाहजहांपुर में 36,000 करोड़ से ज्यादा के गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में दंगों के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों को डरा धमकाकर भगाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। 2020 में हुए दिल्ली दंगों के इसी मामले में 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए, लेकिन इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में पेश सबूतों से साफ है कि दिल्ली दंगों के दौरान जैसे हालात बनाए गए, उसका मकसद हिंदू समुदाय के लोगों को डरा धमकाकर भगाना था, ताकि उनके घरों और दुकानों में लूटपाट की जा सके। अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि जिन 10 लोगों को आरोपी बनाया गया, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और इन सभी लोगों पर दंगे और लूटपाट की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश सरकार को भी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। यानी राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में इस समुदाय को आरक्षण नहीं मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षित सीटें जनरल कैटेगरी में मानी जाएंगी। अदालत ने कहा कि बिना पिछड़ेपन का आंकड़ा दिए किसी भी समुदाय को आरक्षण नहीं मिल सकता, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने बिना डेटा के ही इस समुदाय के लिए 27% सीटें आरक्षित कर दी थी। इसलिए कोर्ट ने सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया। इससे पहले महाराष्ट्र के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश दिया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां बोरवेल में गिरी एक बच्ची को निकालने के लिए 9 घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें रात करीब 1:45 बजे सफलता मिली और बोरवेल के पास सुरंग बनाकर बच्ची को बाहर निकाल लिया गया। इस ऑपरेशन के लिए एक बड़ी टीम की तैनाती की गई, जिसने बोरवेल के ठीक बगल में कई फीट गहरा गड्ढा किया और फिर उसी की मदद से सुरंग बनाकर बच्ची को बाहर निकाला। उसे सुरक्षित निकालने के फौरन बाद अस्पताल भेज दिया गया। करीब 4 बजे से लेके अभी 12 साढ़े 12 बजे तक चला और बच्चे की हालत अभी ठीक है, स्टेबल है। बताया गया कि बच्ची खेलते हुए बोरवेल के गड्ढे में गिर गई थी, जिसके बाद उसे बचाने के लिए एनडीआरएफ की एक टीम ने मोर्चा संभाला। उन लोगों ने रात में ही इस इलाके की मैपिंग कर वहां खुदाई करने वाली मशीनें बुलवाई और कैमरे की मदद से गड्ढे तक पहुंचने का रास्ता खोजा। बताया गया कि ऑपरेशन 9 घंटे तक चला। इस दौरान बच्ची के घरवाले भी वहां मौजूद रहे, जिनकी सांसें तब तक हलक में अटकी रहीं जब तक मासूम उस गड्ढे से बाहर नहीं आ गई। जैसे ही बच्ची की जान बची, उसके घरवाले भी एनडीआरएफ और डॉक्टर्स की टीम का शुक्रिया अदा करते नजर आए। दिल्ली के नरेला से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक 3 मंजिला जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और लपटें सुलग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया गया कि जिस वक्त आग भड़की तब वहां 500 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे। तभी फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते तीनों मंजिलों को भी अपनी जद में ले लिया। 2:15 बजे के आसपास लगी थी। हम फैक्ट्री में थे, जैसे बाहर धुआं देखा हम बाहर निकल के आए। फैक्ट्री की खिड़कियों और दरवाजे से आग की लपटों के साथ धुआं निकलने लगा, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में मानो धुआं पूरे इलाके को कुछ ही देर में अपने आगोश में ले लेगा। ये मंजर देखकर इलाके के लोग फैक्ट्री के बाहर जुट गए। उन्हीं में किसी ने फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद बताया गया कि एक एक कर 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां वहां आग बुझाने के लिए पहुंची। दमकल कर्मी पूरी जी जान से इस कोशिश में जुट गए कि किसी तरह आग को जितनी जल्दी बुझा सके बुझा दिया जाए, लेकिन उनकी इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें ऐसा करने में कई घंटे लग गए। हालांकि गनीमत ये रही कि फैक्ट्री में आग लगते ही वहां काम कर रहे कर्मचारी बाहर आ गए और वो सुरक्षित हो गए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद से अवैध शराब के कई ठिकानों पर छापेमारी की और करीब 340 लीटर अवैध शराब को नष्ट कर दिया। बताया गया कि पुलिस ने ड्रोन कैमरों के जरिए इलाके की रेकी की और शराब के ठिकानों की जानकारी मिलते ही धावा बोल दिया। अचानक हुई इस छापेमारी से शराब बनाने वाले घबरा गए और वो सारा सामान वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए, जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद ड्रम में भरी शराब को फेंकने के साथ ही उनकी भट्टी और शराब बनाने के सामान को भी नष्ट कर दिया। इस पूरी कार्रवाई का एक ड्रोन वीडियो भी बनाया गया। पुलिस ने दावा किया कि शराब के कारोबारियों पर केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई।
मध्य प्रदेश की सतना से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां सतना मैहर हाईवे पर एक डीजल के टैंकर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल उसमें आग एक मोटरसाइकिल के टकराने से लगी, जिसके बाद डीजल का टैंकर बीच सड़क पर धू धू कर जलने लगा। बताया गया कि टैंकर और मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर हुई, जिसके बाद मोटरसाइकिल ने आग पकड़ ली। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवारों की जान भी चली गई। तीनों व्यक्ति खत्म हो गए स्पॉट पर और टैंकर में भी आग लग गई। सड़क पर लगी आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग ने मोर्चा संभाला और पानी की मोटी धार से आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे नजर आए। गनीमत की बात यह रही कि आग टैंकर में मौजूद डीजल तक पहुंचने से पहले ही बुझा ली गई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। हालांकि इस घटना में टैंकर के आगे का हिस्सा जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गया। जम्मू में आतंकी घुसपैठ बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने नई साजिश रची है और इसके लिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी कमांडरों ने सरेंडर कर चुके कई लोगों से फिर आतंक वाला संपर्क किया है और उन्हें आतंक के रास्ते पर लाने के लिए भड़काने की कोशिश की, जिसकी जानकारी उन लोगों ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को दे दी, जिससे वो अलर्ट हो गए। खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अफसरों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी संगठन हिज्ब और जैश-ए-मोहम्मद के कमांडरों के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया कि जम्मू में अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए वहां से ज्यादा लोगों को फिर आतंक के लिए भड़काया जाए। बताया जा रहा है कि खासकर पुंछ और राजौरी के सीमावर्ती इलाकों में आतंकी अपने पैर पसारने की कोशिश में हैं। डोडा और किश्तवाड़ के पहाड़ी जिले भी उनके निशान पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी राम अवध सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोप है कि ठेकेदार राम अवध सिंह ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर लाखों का निर्माण करवाया था, जिसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन ने उसे ढहा दिया, जिसके लिए राम अवध सिंह के मकान पर पुलिस पहुंची और खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से सबसे पहले स्विमिंग पूल को तोड़ा गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रही। आरोप है कि ग्रामीण इलाके में पोखर के लिए तय की गई जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण करवाकर कब्जा किया गया था। इसकी कीमत 15 लाख से ज्यादा बताई गई। सरकारी जमीन है जिसपे उन्होंने स्विमिंग पूल और अवैध तरीके से घेर के रखा था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही देर बाद वहां मलबा इकट्ठा हो गया। इसके बाद वहां बने बगीचे को भी तोड़ा गया। यही नहीं, उसी जमीन पर बने बंगले पर भी मशीनें चलाई गईं। इस बीच ठेकेदार राम अवध सिंह के परिवार ने प्रशासन पर नियमों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया। DM साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्या कहें? इस पे तो स्टे ऑर्डर था, फिर भी उन्होंने गिराने का प्रयास किया है। पुलिस और प्रशासन को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए शाम हो गई। बताया गया कि कई घंटों तक चली कार्रवाई में मकान को ढहा दिया गया।